अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आ जाएं, आज आप लोगों का मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3, इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ये दोनों हम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे जितने भी लेक्चर्स थे वो सारे आपके पास ऑनलाइन पढ़े हुए भी हैं। तो जिस बच्चे ने नहीं यहाँ तक पढ़ा तो वो पहले अपने पिछले चैप्टर्स कवर कर लें। सर फरहान के बेसिक केमिस्ट्री का भी पूरा आपके पास एक लेक्चर मौजूद है जो कंबाइन करके तकरीबन 3 घंटे का बना था। वो भी आपको पढ़ाया गया है, मैंने तो क्लास में पढ़ाया है, रिकॉर्ड नहीं किया। आप लोगों ने उसको ऑनलाइन सर का पढ़ना है। मैं अगर बाद में पढ़ा भी दूंगा तो मैं उसको रिकॉर्ड तो बेशक कर लूँ, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं दूंगा। तो आपके पास बेसिक केमिस्ट्री सर की मौजूद है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 मैंने आपको पढ़ा के वो भी सारा ऑनलाइन दे दिया है। अब हम चैप्टर 3 पे बात कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इससे पहले नहीं पढ़ा, बेटा ये चैप्टर बेशक आपको मैं समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा, लेकिन इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए। ऑल्दो मैं इसके बाद चैप्टर 4 आपको स्टार्ट करवाना चाह रहा था, लेकिन चैप्टर 4 के लिए आपको पिछले ये तीनों चैप्टर्स, बेसिक केमिस्ट्री जिसको हम चैप्टर 0 कहते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये तीनों चैप्टर्स आने चाहिए, तब आप चैप्टर 4 समझ सकते। तो इसलिए मैंने उसको अभी फिलहाल नहीं कराया, मैं पहले आपको चैप्टर 3 करवा रहा हूँ। चैप्टर 3 के लिए आपको लाजमी नहीं पिछला आता हो, लेकिन ऑल्दो अगर बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती होगी तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते आगे केमिस्ट्री में। तो इसलिए जितना भी काम करवा दिया सारा ऑनलाइन मौजूद है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है। अब आप इजी लर्निंग लिखें या एमई एजुकेशन सेंटर लिखें, कुछ भी लिखें, आप मेरा नाम लिख दें लेक्चर के बाद या लेक्चर के पहले, तो आपके पास वीडियो आ जाएगी, लेक्चर आ जाएगा पूरा, वहां पे जाके आपने अगर कोई नहीं पढ़ा तो पढ़ना है। अब आ जाए अपने नए चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कह लें, या प्रॉपर आपके चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ जो भी एलिमेंट की है उनकी प्रॉपर्टीज। तो अब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? पहले ये वर्ड पीरियोडिक टेबल, टेबल तो समझ आता है, ये आपके पास टेबल है, कुछ ना कुछ एक रॉज या कॉलम्स होंगे उनमें, और सबने पीरियोडिक टेबल देख भी रखा है। आप सबको मैंने कहा था जब आपका पहला दिन था तो आप सबने अपने रजिस्टर को जब प्रॉपर बना रहे थे तो आखिरी पेज में जो गत्ते वाला पेज होता है उसमें पीरियोडिक टेबल चिपकाना भी है। तो पीरियोडिक टेबल सबके पास है, सब आराम से एक्सेस कर सकते हैं। वजह उसकी ये थी कि हमने ये चैप्टर पढ़ना था, और उस वक्त मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि किताब में देखें, नोट्स में देखें, आपके रजिस्टर के एंड में पीरियोडिक टेबल बना हुआ होगा, लगा हुआ होगा, आपने चिपकाया हुआ होगा, वो पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ जाएगा। अब पीरियोडिक टेबल, टेबल पता है क्या होता है? आपने बचपन में 1 का टेबल, 2 का टेबल याद किया हुआ है, 10 या 20 तक स्कूल वाले याद करवा देते हैं टेबल, तो आपको वहां तक याद होता है। अब टेबल तो पता है प्रॉपर रॉज और कॉलम्स होंगे। पीरियोडिक जो वर्ड है ये होता है एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीटेशन। आपकी घड़ी जो है इट इज इन पीरियोडिक मोशन। एक सर्टेन टाइम के बाद 12 घंटे के बाद वो दोबारा टाइम आ जाता है। अगर आपकी क्लास में लेट सपोज अगर अभी 7:30 हो रहे हैं तो 12 घंटे के बाद दोबारा 7:30 हो जाएंगे। ये पीरियोडिक मूवमेंट हो गई। तो आफ्टर सर्टेन टाइम अगर एक दोबारा से रिपीटिशन हो रही है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक। तो आपके पास जैसे क्लास आपकी होती है स्कूल में, आपके पीरियड होते हैं 7 या 8 पीरियड होते हैं, तो हर पीरियड एक प्रॉपर टाइम का होता है। आफ्टर 40 या 45 मिनट्स, यहाँ पे भी इस इदारे की बात करें तो आपके अगर 3 पीरियड है, आपसे अगर पेरेंट्स पूछते हैं कितने पीरियड है, आप बता दें 2 हैं या 3 हैं। तो ये जो वर्ड हमने पीरियड बचपन से सुना हुआ है, इसका मतलब होता है आफ्टर सर्टेन टाइम एक रिपीटिशन। तो अब एक टेबल ऐसा हमने बनाया कि एक सर्टेन टाइम के बाद, अब यहाँ टाइम नहीं, एक सर्टेन टेबल में जो ग्रुप्स या आपके जो पीरियड उनको कहते हैं, वैसे हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं, तो आफ्टर हॉरिजॉन्टल रॉज या वर्टिकल कॉलम्स एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाए। तो पीरियोडिक टेबल जो आपका डिजाइन अभी इस वक्त आप देख सकते हैं उसमें क्या है कि अगर मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 1 में लेट सपोज पहला एलिमेंट मैंने लिया, और पहला एलिमेंट में हाइड्रोजन के अलावा भी, हाइड्रोजन को हटा के बोल रहा हूँ, लिथियम ले रहा हूँ, क्योंकि लिथियम मेटल है। तो अब मैं जब वापस चल के आऊंगा, ग्रुप 1 से 2 पे आया, फिर 3 4 5, वापस जब मैं ग्रुप 1A पे आऊंगा तो मेरे पास लिथियम के बाद आएगा सोडियम। तो सोडियम और लिथियम आपस में एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं। एक जैसी प्रॉपर्टी रखने का मतलब प्रॉपर्टी रिपीट हो गई। फॉर एग्जाम्पल लिथियम के पास भी जो वैलेंसी है वो +1 है, और सोडियम के पास वैलेंसी ये भी +1 है। फिर आप आगे चले, वापस जब आप आएंगे ग्रुप 1 में तो आपके पास आएगा पोटेशियम, पोटेशियम बोले पोटेशियम बोले जो भी कहें, उसके आपके वैलेंसी उसकी भी +1 है। तो आपके पास इन तीनों की वैलेंसी +1 है, यानी एक प्रॉपर्टी तीनों में सेम हो गई। ये तीनों मेटल हैं, 2 प्रॉपर्टी सेम हो गई।
तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, आफ्टर सर्टेन टाइम रिपीटिशन अगर हो रही है तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक। तो अब आते हैं आपके पीरियोडिक टेबल पे। पहले पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स से बात करेंगे, ये चैप्टर का टोटल एक समरी है, कंक्लूजन है कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ना है और एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उनकी पीरियोडिसिटी को भी पढ़ना है। तो पहले पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। पीरियोडिक टेबल बना कैसे? पीरियोडिक टेबल बनने से पहले आपके पास जो पूरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है उसमें इन तमाम साइंटिस्ट का बहुत ज्यादा अमल दखल था। जब शुरू में 1800 का दौर था जिसमें हम 19th सेंचुरी कहेंगे, तो 1800 के दौर में आपके पास इतनी कोई एडवांसमेंट नहीं हुई थी। लोगों को पता ही नहीं था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। इवन लोगों को ये नहीं पता था, आज तो आपको पता है वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लोगों को ये भी नहीं पता था। उस वक्त जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आया, लोगों ने चीजें डिस्कवर की, साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट से फिर कंपाउंड बनते हैं। तो एलिमेंट्स पहले इतने डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जब एलिमेंट्स इतने डिस्कवर ही नहीं हुए थे तो नुकसान एक था कि आपके लोगों को उस जमाने के कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि एलिमेंट्स उनके डिस्कवर बेशक हो रहे हैं लेकिन उनको हमने एक जगह पर रिकॉर्ड भी करना है। लोगों को पता ही नहीं था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में नहीं पता था कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लेकिन जब एलिमेंट्स बढ़ते गए तो फिर जो साइंटिस्ट थे उनको फिक्र होने लगी कि अब एलिमेंट्स इतने ज्यादा हो गए, इनको कहीं एक जगह हम इकट्ठा तो करें। तो सबसे पहले जो डॉब्राइनर साहब थे, इनको जर्मन कोई लैंग्वेज में इनको अलग प्रोनाउंस करते हैं, तो बहरहाल डॉब्राइनर साहब थे, इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जमाना मुझे नहीं याद, आप अपनी किताब में देख सकते हैं 1800 समथिंग था, 1829 था या ऐसी 26 था। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि मैं एक ट्राइड बना रहा हूँ। एक ट्राइड, ट्राई का मतलब तीन, एक ट्राइड, ट्राइड का मतलब तीन का ग्रुप बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसी तरीके से उन्होंने और भी ग्रुप्स बनाए, आपकी किताब में टेबल गिवन है। तो मैं उस टेबल में से एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बकिया दो आप अपनी किताब में देख सकते हैं। आपके पास कैल्शियम था, इसके अलावा आपका स्ट्रोंशियम और बैरियम था, इसके अलावा और भी आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये इन्होंने खुद से ग्रुप अपने बनाए, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। इन्होंने कहा मुझे अगर लिथियम का एटॉमिक मास पता है या मास नंबर पता है, इट इज 7। पोटेशियम का मास नंबर या एटॉमिक मास, इट इज 39। मुझे सोडियम का मास नंबर नहीं पता, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप इन दोनों का जो पता है जिनका मासेस, उनका अर्थमेटिक मीन लेंगे। अर्थमेटिक मीन का मतलब दोनों को ऐड कर दें, डिवाइड बाय 2। अर्थमेटिक मीन 3 का निकालना होता है अगर, तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करते हैं। 10 लोग हैं, 10 के वजन को आपने अर्थमेटिक मीन लेना है, तो आप 10 के 10 लोगों का वजन ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय उतने नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बहरहाल अर्थमेटिक मीन निकाला, यानी दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, तो आपके पास 7 + 39 46 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 23। तो ये आपके पास 23 वैल्यू आ गई और सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 होता है। तो इन्होंने एक लॉ अपना बनाया जिसको इन्होंने कहा लॉ ऑफ ट्राइड। लॉ ऑफ ट्राइड इन्हीं की जुबान में जो यहाँ पर आपको गिवन है, उसमें इन्होंने कहा कि जो इन्होंने खुद से अरेंज किए हैं, खुद से अपना ट्राइड का ग्रुप बना के दिया है, ट्राइड बना के दिया है, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप। उसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन ले लें उन दोनों रिमेनिंग का। तो सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड हैज एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट का वर्ड यूज किया है यहाँ, तो एग्जैक्ट 23 आ रहा है लेकिन ऑलमोस्ट वैल्यू यूज किया, ऑलमोस्ट यानी 24 भी आ सकता था। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस। एवरेज यहाँ पर वर्ड बोले, अर्थमेटिक मीन बोले, एक ही बात है। कुछ जगह पर अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, कुछ जगह पर एवरेज बोलते हैं, दोनों एक ही है। एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, ऑफ अदर टू एलिमेंट्स ये हैं। तो सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास निकालना है, इन दोनों के मासेस का एवरेज ले लें। ये इनका लॉ था, डॉब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइड इसको हम कहते हैं। तो डॉब्राइनर साहब ने क्या किया, अपनी क्लासिफिकेशन दी 1829 में। इन्होंने आपको अपना एक लॉ बना के दिया। उन्होंने कहा कि जो आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं और अपना एक ट्राइड का ग्रुप बना रहे हैं, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक जैसी आइडेंटिटी, एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो आपके पास यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ये दिया है, आपके किताब के अंदर
टेबल बना हुआ है, आप चाहें तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम वाला कर लें, उसमें भी आपका ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। तो ये आपकी जो किताब में टेबल गिवन है वो आपके एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा। और इस तरीके से आपके उस जमाने में 1829 में डॉबराइनर साहब ने अपना ग्रुप बना के दिया। थोड़े ईयर से बाद, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, यहाँ पर लिखा है 1864, थोड़े ईयर से बाद, लेकिन काफी अरसा गुजर गया, 29 और 64 में 30 साल से ज्यादा का फर्क है। तो आपके पास जो 1864 में एक और साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अपना 8 एलिमेंट का ग्रुप बना के दे रहा हूँ। डॉबराइनर साहब ने तो 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसको ट्राइड कह रहे थे, तो न्यूलैंड साहब ने कहा कि मैं 8 एलिमेंट का ग्रुप बना रहा हूँ, उसको ऑक्टेव ऑक्टेव कह दिया। जिस तरह ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास 8 टांगे होती हैं, इस वजह से 8 जो है ऑक्ट को कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे अगले साल जब आप आएंगे, तो अगली क्लास के अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे। तो बहरहाल लॉ ऑफ ऑक्टेव इन्होंने दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये जो आपके पास 3 एलिमेंट ट्राइएड के थे, उसी तरीके से उन्होंने अपना एक ऑक्टेव ग्रुप दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं स्टार्ट करता हूं फॉर एग्जांपल लिथियम से, आपने याद किया हुआ लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर उसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। ये आपके 8 एलिमेंट्स के, ये तो अभी 8 नहीं हुए। इसके बाद फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, लेकिन नियॉन उस वक्त इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने डायरेक्ट कहा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ पर आपके पास फॉस्फोरस, सल्फर या क्लोरीन। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, ऑक्टेव का मतलब 8 का ग्रुप। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे ग्रुप बना के दे दिए, एक तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि अगर आप कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, अब फर्स्ट एलिमेंट से 8वें एलिमेंट तक जंप करें, काउंट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, 8वां एलिमेंट ये हुआ। तो जो आपने फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर किया उसके मुताबिक 8वां एलिमेंट जो आएगा उनके ऑक्टेव में से, ऑक्टेव का मतलब क्या, उनकी अरेंजमेंट में से, तो जो 8वां एलिमेंट आएगा वो सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। आपको पता है बेरिलियम और मैग्नीशियम सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, और चलें ये नहीं पता तो आपको ये पता है कि कार्बन और सिलिकॉन सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, लिथियम और सोडियम सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जो भी एलिमेंट आप कंसीडर करेंगे, लिथियम कंसीडर करें फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, तो 8वां एलिमेंट सोडियम आया। लिथियम और सोडियम ऑलमोस्ट सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है। और आपने पढ़ा था ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो आपके पास यहाँ पर उन्होंने जो न्यूलैंड साहब ने जो आपको एक सिस्टम, एक ग्रुप बना के दिया, उसमें आपके एलिमेंट्स पहले से खुद अरेंज किए थे। लेकिन अब यहाँ पर मैं डिफेक्ट्स भी साथ साथ बता रहा हूँ, ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें जो इन्होंने बताया, इन्होंने जो डॉबराइनर साहब ने दिया, उसमें आपके एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू नहीं आ रही थी। छोटे जो आपके एटॉमिक मासेस हैं उनमें तो चले आंसर से ही आ रहा है, जब बड़े एटॉमिक मासेस पे जाते हैं तो बहुत वेरिएशन आता है। इधर न्यूलैंड साहब ने आपके नोबल गैसेस को इन्वॉल्व नहीं किया, ज़ाहिर है फ्लोरीन के बाद नियॉन आना चाहिए, नियॉन ही नहीं है, नियॉन गायब कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने भी जो काम करके दिया वो भी ऑथेंटिक तो था नहीं, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा अगर हम फॉर एग्जांपल चले मान भी लेते हैं उस जमाने में नियॉन पता नहीं था लोगों को, अब तो पता है, अब अगर उसके लिहाज से चलें तो 8वां एलिमेंट ये होगा, कहाँ लिथियम पहला और कहाँ 8वां नियॉन एक जैसे होंगे। तो इसमें भी गलतियां थी, इसमें भी आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, मिस्टेक्स थी। तो क्योंकि आपके ये दोनों फेल हो गए, तो लॉथर मेयर साहब आए। लॉथर मेयर साहब ने कहा कि आपके पास जो आपके एलिमेंट्स हैं, उन्होंने टोटल कुछ जगहों पर कहते हैं 56 एलिमेंट्स, कुछ जगहों पर 36 कहते हैं, बहरहाल 56 एलिमेंट्स का उन्होंने एक पूरा टेबल बना के दिया। लेकिन उनका जो टेबल उन्होंने बना के दिया वो बेसिकली ग्राफ में बना के दिया था। उन्होंने एक ग्राफ बना के दिया जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट उसके दरमियान बनाया। अब बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत जीनियस होते हैं, लेकिन उनकी बातें किसी को समझ नहीं आती। तो उसी तरीके से लॉथर मेयर साहब थे। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आपको मेरी बातें समझ नहीं आती, तो मैं भी समझता हूँ शायद मैं जीनियस हूँ, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह आम बच्चा हुआ करता था, अब बड़ा हो गया।
लॉथर मेयर पे आए। लॉथर मेयर साहब ने जो उन्होंने बना के दिया, उनका किसी को क्लासिफिकेशन समझ नहीं आई। जिनको समझ आई तो जाहिर है हम ये जो चीजें बना के दे रहे हैं, अभी आपको पीरियोडिक टेबल जो इस वक्त आप पढ़ रहे हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना आपके लिए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अगर आपको ये पढ़ाया जाता। तो जो भी काम होता है वो आम लोगों की समझ में आए इसलिए किया जाता है। मेरी समझ में आए सिर्फ इसलिए मैं वो काम नहीं करूंगा, दूसरे लोगों को भी समझ आना चाहिए। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन बना के दी, उन्होंने ग्राफ के तौर पे बनाया, और उसमें ग्राफ के अंदर कुछ इस तरीके से पीक्स वाइज वैल्यूज आ रही थी। यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम रखा, यहाँ पर इन्होंने वेट या मास रखा। वेट को आप एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपका काम था ये लोगों को समझ नहीं आता था, और इत्तेफाक से उसी साल मेंडलीव साहब आए, उन्होंने भी अपना टेबल बना के दिया। वो प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में था, और वो टेबुलर फॉर्म आपको नजर भी आता है। आपके पास जो भी पीरियोडिक टेबल है ऑलमोस्ट वैसा ही पीरियोडिक टेबल था। तो पहले लॉथर मेयर साहब पे बात करें। लॉथर मेयर साहब ने क्या किया, 1869 में, जब आपके न्यूलैंड साहब थे उनकी गलतियां निकालते हुए 69 में उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, जिसके अंदर 56 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट। उन्होंने उसको वर्टिकल कॉलम्स में, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स में ब्रेक किया था। लेकिन वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जो ब्रेक किया था उसको रिप्रेजेंट ग्राफिकली भी करके दिखाया था। तो जो ग्रुप्स वर्टिकली दिखाए वो तो समझ आ रहा था लोगों को, लेकिन ग्राफ के थ्रू जो समझना था वो समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसी साल मेंडलीव साहब आए थे और उन्होंने एक पूरा पीरियोडिक टेबल बना के दिया, और उस वक्त सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल रहा। मेंडलीव साहब थे जिनका पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे, लोगों को समझ आ रहा था। वजह उसकी क्या थी, उन्होंने जिस तरह अभी आपके पास पीरियोडिक टेबल आप सबने अपने सामने देखा होगा, आपके दिमाग में होना चाहिए सब, अगर आपके पास नहीं भी है तो आपकी किताब में मौजूद है। तो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको अभी जो नजर आ रहा है उसमें ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड कहते हैं। तो अभी जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो भी सेम ऐसा ही था। तो पहले यहाँ तक ये तीनों क्लियर होने चाहिए, फिर मैं डिटेल पे आ रहा हूँ मेंडलीव और मूसले यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, एक दफा समराइज कर रहा हूँ, समरी आपके पास बना रहा हूँ। डॉबनर साहब थे, इन्होंने 3 का ग्रुप बनाया, उसे ट्राइएड कहा, और लॉ बना के दिया, लॉ ऑफ ट्राइएड जिसे कहते हैं, कि जो सेंट्रल एलिमेंट होगा वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो उन 3 में से है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो अदर 2 रिमेनिंग है, उसका एवरेज मास होगा। तो यहाँ से आपके पास एटॉमिक मास आ जाता है सेंट्रल एलिमेंट का। न्यूलैंड साहब ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, उन्होंने अपने ग्रुप्स को बनाए और कहा फर्स्ट एलिमेंट पकड़े और 8वें एलिमेंट पे जाएं तो दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो यहाँ पर मैंने शायद आपको इसकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं, लॉ ऑफ ऑक्टेव की जो डेफिनेशन है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ये जुमला मैं बीच में भूल गया था। तो अगर आप देखते, जो मैंने यहाँ पर मिटा दिया है, जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के तौर पे थी। पहले लिथियम है तो बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट्स की अरेंजमेंट अगर की जाए, द 8th एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट आएगा, है सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ या टू फर्स्ट एलिमेंट। तो आपके पास जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद आपके अगर एग्जांपल बोलूं तो मैंने आपको एग्जांपल प्रॉपर देके समझा दिए। लॉथर मेयर साहब का थोड़ा सा ही काम है क्योंकि आपके पास 1-2 लाइन में ही किताब में भी बताया हुआ है। लॉथर मेयर साहब को क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस मिली नहीं, बेचारे जीनियस थे लेकिन वो अपनी बात बता नहीं सके, तो उनके बरक्स मेंडलीव साहब ने आके सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। कुछ लोग होते हैं ना, आपके घर पे भी ऐसा होता होगा, आप कोई काम करते हैं, आपका कोई छोटा बहन भाई या बड़ा बहन भाई सारा क्रेडिट ले जाता है। घर की सफाई आपने कर दी, अम्मी ने बोला वाह किसने जो है चीजें भर के रखी हैं, पानी की बोतलें भरी हुई हैं, सारा काम हुआ हुआ है। छोटा ये बहन या भाई या बड़ा बहन भाई आया, उसने सारा क्रेडिट ले लिया। तो वही इनके साथ भी हुआ था। बेचारे मेंडलीव साहब आए, बेचारे तो नहीं, खैर मेंडलीव साहब आए, इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, और जो लॉथर मेयर साहब ने इतनी मेहनत करके समझाने की कोशिश की थी वो सारा का सारा जाया हो गया। क्यों? क्योंकि इस काम को जो लॉथर मेयर साहब ने दिया था उससे ज्यादा आसान तरीके से मेंडलीव साहब ने समझा दिया, और मेहनत भी कुछ नहीं की,
जाहिर है पानी की बोतलें आपने भरी घर की सारी, पी बाकी सारे लोग रहे। तो इन्होंने जो काम किया वो इन्हीं के काम को तरीके से प्रॉपर समझा के कर दिया। तो काम कुछ नहीं किया वैसे उन्होंने, लेकिन सारा क्रेडिट तो इन्हीं के पास जाता है। तो जो इन्होंने काम किया था वही सारा काम इन्होंने किया पहले, और फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के और काम किया ताकि लोगों को लगे कि बाकी इन्होंने काम किया है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉथर मेयर साहब अगर नहीं देते तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी नहीं आता। तो बहरहाल यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन तो अभी डिस्कस कर लें, फिर मैं आगे के दो टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तीनों तो आपको समझ आ गए कि हिस्ट्री क्या थी। 1829 पे ये सिलसिला शुरू हुआ था, फिर 64, फिर 69, और फिर दोबारा 69 में ही 1869 में आपके पास मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव साहब ने क्या किया, ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ जो कि आगे चल के आप अगर नेट से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, आपके जो लॉथर मेयर साहब थे उन्होंने 56 एलिमेंट्स का टेबल बना के ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन उसको समझाने के लिए जो ग्राफ का इन्होंने इस्तेमाल किया वो लोगों की समझ में नहीं आता था। तो मेंडलीव साहब ने उसका फर्दर टेबल प्रॉपर बनाया। मेंडलीव ने क्या किया, एक जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में यानी एक कॉलम में डाले। टोटल इन्होंने मेंडलीव साहब ने जो टेबल बनाया था उसके अंदर 18 कॉलम्स, 18 तो खैर अब है, टोटल 8 कॉलम्स थे, लेकिन जो रॉस थी वो ज्यादा थी, मेरे ख्याल से 18 थी, यहाँ पर एग्जैक्ट लिखी भी नहीं है आपके पास ना, आपको याद करनी है। तो बहरहाल मेंडलीव साहब ने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज किया। तो पहले अगर हाइड्रोजन है सबसे हल्का, उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सो ऑन, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से। तो जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से इन्होंने अरेंज किया, तो जो एक जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी रखते थे, सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे, लिथियम हो गया आपके पास, सोडियम हो गया, या अगर हम ऑक्सीजन पे आए, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे एक जैसी प्रॉपर्टी के एक साथ आ गए। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये सब एक जगह एक ग्रुप में रख दिए। तो अगर आप अभी अपना पीरियोडिक टेबल देखें अपने पास, तो उस पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आएगा एक जैसा एलिमेंट सारे एक जगह पर है। तो आपका अगर लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, इसकी वैलेंसी +2 होती है, तो मैग्नीशियम की भी +2 होती है, कैल्शियम की भी +2 होती है। उस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी +2 होगी। तो आपके ग्रुप्स जितने भी यहाँ पर बने उन सबकी वैलेंसी देखी जाए तो सबकी सेम होती है। और अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने पीछे पढ़ रखा है कि जिस भी एलिमेंट की वैलेंसी सेम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, यह आइसोटोप के टॉपिक में पढ़ा हुआ था। तो बहरहाल इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल नहीं पीरियोडिक टेबल दिया, पीरियोडिक टेबल इन्होंने जो अरेंज किया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के थ्रू किया, और जितने भी अरेंजमेंट थे उनको ऐसे किया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम थी, उन सबको एक ग्रुप में यानी कि एक वर्टिकल कॉलम के अंदर ऐड कर दिया। अब वर्टिकल कॉलम में जब ऐड किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एक लॉ दे रहा हूँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने बनाया वो किसी लॉ के तहत बनाया। इन्होंने कहा मैं अपना एक लॉ दे रहा हूं जिसको मैं पीरियोडिक लॉ बोलूंगा। तो पीरियोडिक लॉ एक लॉ है, पीरियोडिक टेबल के साथ एसोसिएटेड है। इनके लॉ में क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि जितने भी अरेंजमेंट है ऑफ एलिमेंट्स, तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, लॉ बता रहा हूं, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट बोले या एटॉमिक मास बोले एक ही बात है। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एलिमेंट या ऑफ द एलिमेंट्स जितने भी हैं ये आपके पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब पीरियोडिक, आफ्टर सर्टेन टाइम रिपीटिशन, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। फंक्शन का मतलब एक को चेंज किया उसके लिहाज से दूसरा चेंज होगा। तो आपके पास आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास चेंज करें प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, फंक्शन का मतलब ये। तो आपका एटॉमिक मास चेंज होगा, आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एटॉमिक मास अगर कार्बन का 12 है और एटॉमिक मास अगर फॉर एग्जांपल कैल्शियम ले लें, कैल्शियम का 40 है, तो कार्बन और कैल्शियम टोटली डिफरेंट है। ऑल्दो दोनों हमारी बॉडी में, कैल्शियम हड्डियां उससे बनी हुई है, कार्बन हमारी स्किन, इवन हम पूरा जो भी बने वो कार्बन से बने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी एटॉमिक मासेस चेंज होंगे
आपकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये इन्होंने कहा पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, दोबारा बता रहा हूँ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस। ये इनका पीरियोडिक लॉ था, किसका? मेंडलीव साहब का। लेकिन इन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक मसला था। वो मसला क्या था कि इन्होंने कहा कि आपके पास आर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। लेकिन आप अभी जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, यही सेम पीरियोडिक टेबल आपके पास मेंडलीव का था, जो इस वक्त आपके पास किताब में या मैंने रजिस्टर के एंड में जो पीरियोडिक टेबल आपको लगवाया हुआ है, उसमें आपको जो पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, यही सेम एज इट इज आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी थे। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बात करूं, तो मेरे पास जो एटॉमिक मास आर्गन का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम। ये सब आपने याद किया हुआ है। आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। तो असूलन आर्गन को पहले होना चाहिए था, आर्गन को बाद में होना चाहिए था, पोटेशियम को पहले होना चाहिए था। लेकिन क्या है, आर्गन पहले है और पोटेशियम बाद में। आपके पीरियोडिक टेबल में ये नजर आ रहा होगा। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे। इसी तरीके से और आगे चले जाएं तो आपके पास और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स निकले। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट जो बताए वो गलत वहां पर रखे हुए थे। तो फिर उसके बाद जब ये कुछ डिफेक्ट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जो इनका लॉ था पीरियोडिक लॉ, फिर वो लोगों ने कहा ये तो आपका लॉ ही नहीं है, लॉ कैसे बनता है? मैंने आपको जब पढ़ा रहा था लॉ चैप्टर 2 के अंदर तो बताया था, सबसे पहले आप कोई भी चीज सोचते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, ख्याल आता है, उसको फिर आप ऑब्जर्व करते हैं उस ख्याल को। आपके जहन में ख्याल आया कि मैं पानी गिराऊंगा तो वो नीचे जाएगा, ये ख्याल आया, आपने उसको करके देखा, ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद आप तीसरा जो ऑब्जर्व करते हैं तो उसको थ्योरी के तौर पे लिखते हैं, या थ्योरी नहीं लिखते तो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। आपने क्या किया, देखा कि ऊपर से झरना बह रहा है, पानी का चश्मा बह रहा है, पानी गिर रहा है, नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? फिर आपने उसको ग्लास में डाल के खुद से गिरा के देखा, एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब आपने उसको बैठ के पूरा वर्बली वर्डिंग्स में लिखा कि अगर मैं पानी को गिराऊंगा तो वो नीचे जाएगा ना कि ऊपर। इवन बारिश भी होगी तो पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। तो आपके पास ये पूरा थ्योरी आपने लिखी। अब ये पूरी दुनिया अगर एक्सेप्ट करेगी, ये काम मैं यहाँ पर करूं या दुनिया के किसी भी कोने में करूं, पानी ने नीचे ही जाना है। तो ये तब उस सूरत में जब पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो जाएगा तो ये बन जाता है लॉ। तो 4 से 5 स्टेप में लॉ बनता है। तो इनका ये जो लॉ था ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि जब आप आर्गन को पहले रख रहे हैं और पोटेशियम को बाद में रख रहे हैं, और खुद ही कह रहे हैं कि एलिमेंट्स आपने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो इसका मतलब ये कि आपकी बात तो गलत हो गई। असूलन आपने कहा कि एलिमेंट्स में इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के तौर पे रखूंगा, तो मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में पहले पोटेशियम आना चाहिए, फिर आर्गन आना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, आर्गन का एटॉमिक मास 40 है। और आर्गन के बाद 40 कैल्शियम का है, तो चलें कैल्शियम उसके बाद रख लें। लेकिन ये बात क्योंकि उन्होंने वहां पर जस्टिफाई नहीं की, तो उसके बाद आए थे मूसले साहब। ये मूसले पीरियोडिक टेबल आपके पास 1900 के दौर में बना था, 1913 में। तो 1869 से 1913 तक तकरीबन ये 40 ईयर्स प्लस हो जाते हैं, 43 44 ईयर बन जाते हैं। तो 40 साल से ज्यादा अरसे तक मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल चलता रहा था। फिर उसके बाद मूसले आए, मूसले साहब, और इन्होंने क्या किया, जब 1913 तक, जाहिर है 1869 में मेरे ख्याल से बोहर साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किए थे, आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं हुआ था। तो फिर जब ये सारा काम हो गया तो मूसले साहब आए। इन्होंने कहा कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बोहर हैं और भी दीगर हैं, जिन्होंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दिए, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दे दिया, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया। तो उस सूरत में फिर ये आए, इन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अभी आपके पास है उसके अंदर से इतना सा काम किया कि अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर कर दिया। पहले क्या था, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अब जो एलिमेंट अरेंज किए गए वो उनके एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किए गए। और एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किए गए तो एक फायदा तो ये हो गया कि आपका जो पोटेशियम और आर्गन का मसला था, वो जो आपस में लड़ रहे थे, दोनों तलवार लेके खड़े हुए थे, वो हल हो गया।
पोटेशियम को अपनी जगह मिल गई, आर्गन को अपनी जगह मिल गई। दूसरा मसला ये हल हो गया कि जो आइसोटोप्स थे, अब अगर ऑक्सीजन के आइसोटोप की बात कर रहा हूँ, 16 एक है, एक 17 है, एक 18 है। तो अब अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ऑक्सीजन 3 जगह पर आना चाहिए, 16 पे भी, 17 पे भी, 18 पे भी। वो मसला, वो लड़ाई भी हल हो गई। ऑक्सीजन कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर मैं रहूंगा, ये मेरी जगह है, जंग मैंने जीतनी है। दूसरा ऑक्सीजन कह रहा है दूसरे आइसोटोप को, नहीं, ये मेरी जगह है। तो उससे क्या हुआ, सबने कहा कि आपका एटॉमिक नंबर के लिहाज से अब जगह डिसाइड होगी। अब तीनों ऑक्सीजन एक ही जगह रह रहे हैं। पहले सबको अपने अपना घर चाहिए था, अपनी अपनी जगह चाहिए थी। तो आपके मूसले पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आसानी ये हुई कि आपके जो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कम था लेकिन एटॉमिक मास ज्यादा था एज कम्पेयर टू अदर्स, तो उसके अरेंजमेंट प्रॉपर हो गई। जो आपकी जंग थी बिटवीन पोटेशियम एंड आर्गन और भी इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स, वो रिजॉल्व हो गई। आइसोटोप को अपनी जगह पता चल गई, अपनी औकात का पता चल गया कि उसने कहाँ पर रहना है। पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, अब अपने सुकून से उसी जगह पर रहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे मसाइल हल हो गए। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो अब पीरियोडिक लॉ भी चेंज हो गया। पीरियोडिक लॉ पहले क्या था, द प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब क्या हो गया, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो आपका अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसने क्या किया, पीरियोडिक लॉ को चेंज किया। इन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। दोबारा मैंने देख के बता दी वही चीज है। तो आगे पीरियोडिक टेबल अब जो अरेंजमेंट हुई हुई है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी आपकी डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक नंबर जब पता चला था हमें, रदरफोर्ड ने काम किया, फिर बोर ने काम किया, फिर उसके बाद और भी दीगर साइंटिस्ट आए, उन्होंने काम किया, और फिर एक फाइनल जब मॉडल बना के दिया, उस मॉडल की बेसिस पे हमें जब पता चला कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, तो वहां से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तब जब मॉडर्न आपके एटॉमिक मॉडल्स डिफाइन हुए। तो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स जब आए तभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। इसीलिए 40 साल से ज्यादा का अरसा लग गया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है वो मैंने सारी आपको बता दी। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी अब एक जगह पर इस तरह से आ गई कि सबके एटॉमिक नंबर जब अपने अपने थे तो सारे एटॉमिक नंबर जो एक जैसी प्रॉपर्टी वाले हैं वो एक ही लाइन पे आना खुद ही शुरू हो गए। एक और इन्होंने काम किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो मेंडलीव ने नहीं किया। मेंडलीव ने तो 18 लाइनें दे दी थी। ग्रुप्स अभी 8 ही थे, लेकिन 18 लाइनें, 18 हॉरिजॉन्टल रॉज। तो आपके 18 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 18 पीरियड्स एंड 8 कॉलम्स या ग्रुप्स, ये आपके मेंडलीव ने दिए थे। मॉडर्न ने क्या किया, उस ग्रुप को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए आपके सिंपल नॉर्मल एलिमेंट्स थे, ग्रुप बी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, ये सब आगे आएगा। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में तकसीम किया। ग्रुप ए में उन्होंने 8 ही कॉलम्स, 8 ही ग्रुप्स रखे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, चाहे वो ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, ग्रुप ए बी में तो कम हो जाते हैं, ग्रुप ए के अंदर उन्होंने 7, 18 के बजाय 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस कर दी, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स कर दिए। तो 7 पीरियड एंड 8 कॉलम्स, आपके 8 ग्रुप्स आ गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फॉर नॉर्मल एलिमेंट। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें उन्होंने ग्रुप्स बढ़ा दिए, 8 के बजाय 10 ग्रुप कर दिए, और मेरे ख्याल से 2 या 3 कम कर दें ग्रुप्स तो आपके पास वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप हो जाते हैं। बहरहाल जब पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे डिटेल में वहां पर समझाऊंगा। ये इनकी स्टेटमेंट हो गई, पीरियोडिक लॉ बता दिया, एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लेंगे, मैंने आपको वैसे बता दिए। तो ये सारा काम आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है ये बेसिक हिस्ट्री थी। अब जरा दोबारा से एक दफा देखें, स्टार्ट कहां से हुआ था, द ब्रायनर साहब से। 1829 में इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल ही कहेंगे, तो इन्होंने अपना ट्रायड बना के दिया, बेसिकली टेबल ही बना के दिया। तो 1829 और 1913 ऑलमोस्ट 100 साल का गैप है, ऑलमोस्ट 90 या 80 कुछ बनते हैं। तो 29 से 1913 80 प्लस ईयर्स बनते हैं, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी, 100 साल के बाद जाके अब आपके पास जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ रहे हैं वो फाइनल बना। तो इतना अच्छा खासा अरसा गुजरा इस सिंपल से टेबल को आपके हाथ में जो अब है वो नजर आने में।
तो दुनिया में कोई भी काम जो इस वक्त आपको सिंपल लग रहा है, एक जमाने में उसमें कई डेकेड्स खर्च हुए हुए होते हैं, कई साल लगे हुए होते हैं उस फाइनल मास्टरपीस को बनाने के लिए। तो आज अगर आप कुछ करना शुरू करेंगे, आज आप जिंदगी में कुछ अपना फैसला लेंगे कि मैंने ये बनना है, तो उसमें आपके कई साल लगेंगे। आज आप डिसाइड करते हैं मुझे इंजीनियर या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे किसी और दूसरा जो भी प्रोफेशन आपको चाहिए वो बनना है, तो उसको आज डिसाइड करने के बाद आप डेली उस पर एफर्ट करेंगे, तो आज से 8-10 साल लगेंगे, कम से कम भी 4-5 साल लगेंगे, तब जाके आप कुछ उसमें बन रहे होंगे। और एक पूरा अच्छा खासा अरसा दराज लगता है, तब जाके आप किसी काबिल होते हैं आप अपने आप को कुछ कहलाने के। तो आपका पीरियोडिक टेबल जो था वो भी अच्छे खासे अरसे के बाद जाके बना था। ऐसे ही नहीं कि आज मैं सुबह उठा, मैंने कहा चले आए एलिमेंट सारे अरेंज करते हैं, और सुबह उठे बैठ के काम किया, रात तक पूरा एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल बन गया और वो आप पूरे जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। तो आपके पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, और यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया ये पूरी हिस्ट्री थी। हिस्ट्री हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी। हिस्ट्री आपने पूरी अभी समझी कि आपका जो डेवलपमेंट हुआ है पीरियोडिक टेबल वो अब तक कैसे हुआ। तो 80 साल से ज्यादा, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी जो लगी, वो कैसे लगी इस एक कागज के टुकड़े को जो आपको कहा जाता है याद करना है उसमें। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?